हाय फ्रेंड्स, पुष्पेक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और बेसिकली मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था अबाउट मोटिवेशनल वीडियो, तो उसी के कंटिन्यूएशन में अब मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। हमें प्रोत्साहित रहना है हमेशा। और मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी कि हमें मनुष्य जीवन कई जन्मों में मिलता है। तो अब पता नहीं हमारा अगला जन्म पशु हो, पक्षी हो, या हम कोई जानवर हो जिन्हें आप खुद देखते हैं कि उनके खुद के फीलिंग्स जैसे वो लोग कभी व्यक्त नहीं कर पाते। उनके जो दर्द है, उनका जो अंदर के भाव हैं, वो लोग व्यक्त नहीं कर पाते, पर हम इंसान कर पाते हैं। तो मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है और इसके मूल्य जानिए और हंसते रहिए प्लीज़ जितना होता है। और कोशिश कीजिए कि आप दूसरों को भी हंसाएं और फिक्र नहीं करें, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरा पिछला कि मैं 15 फीट नीचे गई थी, तब तो मैं सिर्फ 7 साल की थी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बहुत सी मुश्किलें आई हैं ज़िंदगी में। यही नहीं, मैंने मौत का भी सामना बहुत करीब से किया है। अब ज़िंदगी में जितना साथ है या जितनी हमारी उम्र है वो तो हम ऊपर से ही लिखा के आते हैं। तो लेकिन जितना होता है हमें अपने आप को उस सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट, ये एक वर्ड जानकर चलना है। और हमें आखिरी सांस तक जितना होता है हमें सरवाइव करना है, हर चीज़ को फेस करना है। मुश्किलें आएंगी और जैसे मैं आपको बता दूं, तूफान आता है, आंधी आते हैं, हर चीज़ आती है, लेकिन ये याद रखिए रात के बाद सवेरा है। सवेरा जब आता है तो अपने साथ साथ सूरज की किरणें आती हैं। निराशाजनक जिंदगी सबके लाइफ में आता है, हर एक के, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक की लाइफ में मुसीबतें सबके पास आएंगी और सबके पास से चली भी जाएंगी, लेकिन हमें इनका सामना करते रहना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी और मेरे डैडी गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि हम कार से जा रहे थे बॉम्बे से जहाँ मेरा मेडिकल कॉलेज था वहाँ के लिए। बेसिकली बता दूं, बेलगांव, तो कर्नाटका। एंड वहाँ उसके पहले एक गांव आता है संगमनेर। वहाँ पे मेरे डैडी के साथ ऐसा हुआ कि डैडी 120 की स्पीड पे चला रहे थे। मेरी डैडी मेरी मम्मी के साथ थे आगे की सीट पर, और मैं और मेरी बहन पीछे की सीट पे थे ड्राइविंग कार में। अब जैसे ही संगमनेर आने लगा, डैडी ने और मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी, क्योंकि मैं तभी महज 18 साल की थी। और जैसे ही मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी, डैडी का आवाज़ आया कि अरे बाप रे, ब्रेक फेल हो गया है। और हम 120 की स्पीड पे थे और पता नहीं कैसे उसी वक्त सारी भीड़ उधर जमा हो गई थी। और वो लोग शायद कोई सर्कस या मूवी या पता नहीं क्या कोई गैदरिंग होगा, वहाँ से वो लोग सब निकले और सब के सब रास्ते पे चल रहे थे। डैडी हॉर्न बजा रहे थे लेकिन कोई साइड नहीं दे रहा था। तभी ही डैडी ने, जब गाड़ी चलती जा रही थी, ब्रेक फेल हो चुका था, गाड़ी थम नहीं रही थी, डैडी ने देखा कि राइट हैंड साइड पर एक फील्ड है, यानी खेत था। तो पापा ने थोड़ा दिमाग चलाया कि मुझे गाड़ी को उस तरफ डाइवर्ट करना होगा, नहीं तो मैं किसी न किसी इंसान में गाड़ी मार दूंगा। तो लोगों की जान बचाने के लिए मेरे डैडी ने उस फील्ड में जल्दी से गाड़ी ये कर दी और हम सब के सब की जान बच गई। गाड़ी तो रुक गई, लेकिन मेरी माँ को बहुत चोटें आई, मुझे भी थोड़ी सी चोटें आई, क्योंकि जिस साइड मेरी मम्मी थी उसी साइड पीछे मैं भी थी। लेकिन ज़्यादा चोट मेरी मम्मी को आई ऑफ कोर्स। एंड फिर मुझे हॉस्टल छोड़ने के बाद डैडी और मेरी बहन मेरी मम्मी को लेकर घर चले गए बम्बई। तो इस तरह से आपने देखा, ये एक और एग्जाम्पल हो गया कि मेरी ज़िंदगी के बारे में। फिर आपको बता दूं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही छोटी थी। ऐसे तो मैंने बहुत बार चोटें खाई हैं और सब लोग खाते होंगे। मैं महज
एक 1.5 साल की थी, और मेरी जो बड़ी बहन है उसने गोदी में लिया हुआ था, और वो एक जो टंकी जैसी थी उसके ऊपर बैठी हुई थी, और पापा फ़ोटोज़ ले रहे थे। मेरी बहन भी छोटी थी, लगभग में भी 11 साल की, और वो मुझे पकड़ी हुई थी अपनी गोदी में। एंड मेरे बाल अभी जितने आपको दिख रहे हैं उस वक्त नहीं थे, मैं बिल्कुल ही लाइक थोड़ी बहुत टकली जैसी थी। तो बाल कम होने की वजह से ऐसे टाइम पे अगर कोई गिरता है बच्चा तो नेचुरली सर फटने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन मेरी बहन के हाथ से मैं गिर गई पीछे की तरफ। अब वो भी एक जैसे खड्डा जैसा था, और वहाँ पानी नहीं था ना पत्थर था। जाकर मैं जहाँ गिरी वहाँ ढेर सारा घास था, तो मेरा सर जहाँ पर लगा वो घास पर जाके लगा है, और मेरा सर बच गया। तो आप सोचो, मैं महज 1.5 साल की थी। फिर उसके बाद एक बार हम लोग को बोरीवली ट्रेन जो है अभी भी चलती है, मैं वहाँ पर गई हुई थी। तो वो बोरीवली ट्रेन जो है बच्चों के लिए होती है नेशनल पार्क में, और उसका जो इंजन है ना वो बहुत गर्म होता है, बहुत। अब क्या हो गया कि डैडी वगैरह सब, मैं छोटी थी, मैं खड़ी थी इंजन के वहाँ पे, मेरे टर्न के लिए रुकी थी, क्योंकि डैडी को मुझे उसमें बिठालना था अपने साथ और राइड दिलाना था। अब मैं रुकी थी, अब मैं छोटी, लेकिन मुझे आ रहा था अंदर से ये कि भाई मेरा टर्न कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, क्यों सब बच्चे बैठ पा रहे हैं, सब लोग बैठ पा रहे हैं, मेरा नंबर नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे जो इंजन देखा वो एकदम से गर्म था। डैडी जब तक के ध्यान उस तरफ था कि ट्रेन आ रही है, ये हो रहा है, ट्रेन रुकी, इंजन रुकी हुआ था। एंड डैडी ने वहाँ पे देखा, एंड मैंने जैसे ही अपना हाथ, मैं मस्ती के मूड में थी या जो भी आप बोलो, मैंने अपना हाथ उस इंजन के ऊपर रख दिया, थाड़ करके गरम ये लगा मुझे, और इतना झटका लगा कि जैसे मेरे हाथ ही जल गए हों। फिर उन लोगों ने जल्दी से आके वो बर्नॉल, पहले बर्नॉल बहुत मिलती थी, बर्नॉल वो मेरे हाथ में लगाई, और मेरे हाथों को मुझे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली सबसे, क्योंकि मैं छोटी थी और मैं रोए जा रही थी। मेरी मम्मी, मेरी बहनें सब घबरा गए थे, और लकीली इंजन में जो ड्राइवर भी था वो भी थोड़ा घबरा गया था। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मुझे अगला राइड जैसे ही अभी स्टार्ट होगा ट्रेन, मुझे राइड मिलेगी। मैं लाइन में सबसे आगे हो गई, और मुझे राइड फ्री मिली, कोई पेमेंट नहीं, डैडी को टिकट भी नहीं लेनी पड़ी। और मुझे उन लोगों ने एक नहीं 3 बार उसमें राइड दिया, क्योंकि मैं रो रही थी और मैं बहुत छोटी थी, और ट्रेन वाले थोड़े से ये हो गए थे कि शायद मेरे डैडी इसके लिए बहुत गुस्सा हो जाए या कुछ हो जाए। गलती ऑफ कोर्स मेरी थी, लेकिन बच्चे हैं तो उन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। फिर आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैंने मेडिकल कॉलेज में भी कुछ करामत की है। मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे हमारे वहाँ पे, 6 महीना में एक बार एग्ज़ाम्स होते थे, सेमेस्टर। अब मेरा जैसे ही एग्ज़ाम आ रहा था, मैं बेलगांव में वहाँ पे तभी तूफ़ान वगैरह आता है, जब बारिश का सीज़न आता है तो बहुत बारिश आती है। अब उस दिन लाइट चली गई, और मुझे अगले दिन जो पेपर था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, मुझे कैसे भी करके पढ़ना था। हम हॉस्टल में रहते थे, लेडीज़ हॉस्टल थी, और शेयरिंग में थी मैं, मेरे साथ 2 और मेरी सहेलियाँ थी, वो लोग सीनियर क्लास के थे। तो मेरा वो हॉस्टल में तब फर्स्ट ईयर था। अब क्या हो गया, अचानक से जब मेरे को लगा कि लाइट गई हुई है, मुझे पढ़ना है, मैंने वहाँ पे मस्कीटो नेट बहुत कंपलसरी है, क्योंकि मच्छर बहुत होते हैं। तो हम लोगों को हॉस्टल पे हर एक बेड पे एक मस्कीटो नेट दी गई थी। मैंने वहाँ पे कैंडल रखा, और उस कैंडल से मैं पढ़ने लगी, और मुझे फिर वो मच्छरों की फिक्र आई, तो मैंने मच्छर की नेट भी डाल दी। अब ये मेरी गलती समझिए या नासमझी समझिए, मैंने इतना सोचा ही नहीं कि कुछ इंसिडेंस हो सकता है। अब अचानक से वो जो कैंडल है वो जाकर गिर गई वो नेट के ऊपर, और मैं उस वक्त पढ़ रही थी, तो मेरे हाथ से वो
कैंडल शायद गलती से मेरे हाथ से ये हो गई होगी, धक्के से लग गई होगी। अब वो जैसे ही उस नेट ने आग पकड़ी, मैं चिल्लाने लगी। मैंने मेरे दोनों रूम पार्टनर्स को जगाया और बोला कि तुम लोग ये रूम छोड़कर जाओ, यहाँ पे आग लग सकती है। तो उन्होंने बोला हम तुमको छोड़कर जाएंगे नहीं। और उस वक्त पानी की बहुत तकलीफ होती थी हॉस्टल में, तो हम लोग हर एक के बेड के नीचे एक बकेट पानी की भरी होती थी। तो हम लोगों ने वो पानी की बकेट से, तीनों ने अपने अपने बकेट से उस आग को बुझाया। हम लोगों ने ये भी रोका कि उस जो पानी की आग की लपेट थी वो जा रही थी नेट से करीबन वायर्स की तरफ। जो वायरिंग पूरे हॉस्टल की इलेक्ट्रिक वायरिंग थी उसके सेंटर में जा रही थी। तो मैंने उसे जल्दी से मस्कीटो नेट को वहाँ से भी गिराया। मेरे हाथ भले ये हो गए। उसके बाद हम तीनों बैठे रहे और बीच में वो मस्कीटो नेट का स्वाहा होता रहा, जलती रही। मेरी मम्मी जब हमें मिलने आई थी हॉस्टल में, मे बी 4-5 दिन के बाद, मैंने मम्मी से कोइंसिडेंस के बारे में कुछ नहीं बताया था। और फिर मम्मी पूछने लगी तुम्हारी मस्कीटो नेट कहाँ है, मस्कीटो नेट कहाँ है। मैं चुप रही क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंस हो चुका था। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने ज़िंदगी को बहुत बार फेस किया है। अभी इतनी बड़ी उम्र में भी, मेरे जैसे मैं 50 साल की हूँ, अभी भी मैंने ये फेस किया। क्योंकि उस दिन क्या हो गया, मैंने मेरी बड़ी बहन को लेकर गई थी डॉक्टर के पास दिखाने। उसको कुछ पेट वेट में दर्द था। और फिर मैं वापस आई। फिर मेरे डैडी ने मुझसे कहा कि उनको कुछ पेन हो रहा है, तो उनका जो कैथेटर वगैरह था उनको पेन हो रहा था उसमें। तो मैं उन्हें भी लेकर डॉक्टर के पास गई। और उस दिन गर्मी बहुत थी और तब तक हर जगह ये इन्फेक्शन फैल चुका था कोविड का जो चल रहा है। तो मैंने एक हैबिट बना के रखी थी कि जैसे ही बाहर से आए या हम हॉस्पिटल वगैरह से भी आए या कोई भीड़ वाली जगह से आए, तो हमेशा पहले हर चीज़ को, कुछ भी चीज़ को घर में छूने के पहले सीधा शावर लेने जाएं। अब मैं उस दिन इतनी भागदौड़ करी क्योंकि फाइल बनाना डैडी के लिए, डैडी को वापस डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर से वापस दवाई के लिए लेके आना डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। तो मैंने ऐसे हॉस्पिटल में काफ़ी आगे पीछे किया। अब प्रॉब्लम ये हो गई, शायद गर्मी चढ़ गई होगी सर में, और मैं घर पे पहुंची। पापा को वापस जब घर पे पहुंची एम्बुलेंस से, मैंने डैडी को जैसे ही सेट किया रूम में, फिर उसके बाद मैं सीधा एम्बुलेंस वालों को भेजकर शावर लेने चली गई। अब एकदम से गर्मी से हम शावर लेने जाएंगे तो ऑफ कोर्स चक्कर आएंगे या कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या था, या पानी पड़ा था बाथरूम में, क्या था। मैंने जैसे ही शावर स्टार्ट किया, मैं स्लिप हो गई और मेरा सर जाकर दीवार पे लग गया। अब वो दीवार पे लगने से मेरे टाइल्स का जो बाथरूम के जो टाइल्स थे उस पे लगने से एक सर में एक लाइन सी आ गई और इतना फट गया कि खून आने लगा। मैं बहुत ज़ोर से रो पड़ी। ऑफ कोर्स रो पड़ी क्योंकि मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन इतना ही भगवान से दुआ की कि मैं होश में थी। बाहर बाथरूम के बाहर मेरी बेटी रोने लगी है एकदम से और फिक्र करने लगी। मेरी बहन चिंता में आ गई कि क्या हो गया। मैंने जल्दी से कैसे भी करके डोर खोला और उन लोगों को बुलाया अंदर। और मैंने जैसे ही बेड पे जाके बैठी, मेरी बेटी ने बोला कि सर में मम्मी बहुत बड़ी चोट है और खून आ रहा है बहुत सारा। तो मैंने बोला कुछ नहीं, खून रुक जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें चोट लगती है, जैसे कि मैंने सोचा छोटी कैपिलरी ब्लीडिंग होगी, जो भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी और इतना था कि क्या बताऊँ। मैं आप लोगों को वो तस्वीर दिखाना चाहती थी, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि नहीं, तस्वीर दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई लोग घबरा जाएंगे वो देखकर। फिर मुझे बेटी ने कहा कि मम्मी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और उस वक्त घर पे कोई डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, क्योंकि अभी आजकल आपको पता है कोविड चल रहा है। तो मैंने फिर खुद ड्राइव किया, कार निकाली। मेरी बेटी ने यहाँ पर एक प्रेशर क्लॉथ पकड़ा और मैंने बोला कि नहीं, हमें अब जैसे कोई और होता तो घबरा कर बैठ जाता, या दे वुड वेट कि कोई इमरजेंसी आए, कोई और हेल्प करे। ऐसे टाइम पे कोविड में कोई एक दूसरे के घर भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने दिमाग से सोचा कि नहीं, अभी कुछ तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा।
मैं फट से मैंने गाड़ी निकाली, बेटी भी गाड़ी में बैठी, प्रेशर का क्लॉथ मेरे उसने सर पर पकड़ कर रखा पीछे के साइड, और मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मैंने गाड़ी ड्राइव करके खुद मैं हॉस्पिटल पहुंची जहां डैडी को पहले लेके गई थी। वो वही हॉस्पिटल बहुत पास है, MGM हॉस्पिटल वाशी। वहाँ गई तो वो लोग सब शॉक्ड रह गए मुझे देखकर, और मुझे बोले अभी तो थोड़ी देर पहले तुम अपने डैडी को लाई थी। मैंने बोला हाँ ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो नर्स लोग वगैरह सब मुझे जानते थे, क्योंकि मैं पहले मेरी मम्मी को भी मैं यूजुअली वही हॉस्पिटल ले जाती थी और डैडी को भी यही ले जाती थी, और हम लोग सब ज़्यादातर उसी हॉस्पिटल में अटेंड होते थे। फिर उसके बाद मेरी बेटी को उन्होंने बोला जाके फाइल बनाओ। मेरी बेटी को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस हॉस्पिटल के बारे में, लेकिन लकीली वो मैनेज कर रही थी सब कुछ जितना उससे हो सकता था। और मैं फिर उस वक्त जब नर्स ने मुझसे कहा कि ये ब्लीडिंग, जब वहाँ का RMO आए उन्होंने मुझे बोला कि ये ब्लीडिंग ऐसे नेचुरली स्टॉप नहीं होगी, तुम्हें कम से कम 11 सूचर लगेंगे। मैंने तो बोला हाय तौबा, अब क्या होगा करके। लेकिन वो स्टेपलर पिन्स वाले सूचर, वो भी इट वॉज नॉट ईजी, सीने वाले नहीं, स्टेपलर पिन्स वाले लिटरली। फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि आप उल्टा लेटो, अभी हो जाएगा तुरंत। फिर मैंने बोला हे भगवान करके, लेकिन हिम्मत से उन लोगों को सूचर करने दिया, स्टेपलर पिन्स लगाने दिए। तो उन लोगों ने वो 11 स्टेपलर पिन्स मुझे लगाए, उसके ऊपर ड्रेसिंग की, और मुझे कहा कि मुझे टाइमली मेडिसिन लेना होगा क्योंकि ये सूचर्स जो है, और प्लस मेरा CT स्कैन होगा देखने के लिए कि मुझे अंदर से कोई चोट तो नहीं आई है। क्योंकि लकीली आपको बोलूँ, हिंदी में इसे मान बोलते हैं ये जगह को, और इंग्लिश में इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। अगर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा इंजर्ड हो जाता है तो हम लोग मर भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं फिर से मैंने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया। 16 करीबन 10-12 दिन 13 दिन तो ऐसे ही चले गए, और मुझे ये सूचर्स रहे मेरे सर पे। ड्रेसिंग करने एक डॉक्टर आते थे, फैमिली डॉक्टर हमेशा, और मेरा ड्रेसिंग होता रहा। फिर ये सूचर्स भी भर गए। अभी भी मुझे कभी कभी जहाँ वहाँ पे बाल पुल होता है तो चोट लगती है, थोड़ा सा दर्द आता है, लेकिन इट्स ओके। ये ज़िंदगी की एक हकीकत है, हमें निरंतर चलते रहना है। बहुत बहुत सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है कि हमें फेलियर आएंगे। मैंने भी बहुत कोशिश की कि भाई ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम जो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती, नहीं होता है। ऐसा सबके साथ होता है। तो प्लीज़ 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 याद रखिए कि हमें इसे एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अगर हार है तो हार के बाद जीत है। ये तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि हारी मैं भी हूँ ज़िंदगी से बहुत बार, लेकिन बाद में कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। हर मुश्किल का रास्ता है, हमें उसे ढूंढना है, और कभी कभी भगवान भी इस चीज़ में हमारा साथ दे देते हैं। ऑफ कोर्स जैसे मेरे ऊपर अभी तक भगवान का हाथ रहा है। ऑफ कोर्स शायद मेरी बेटी की और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी मैं अभी पूरी कर रही हूँ। इसीलिए आप लोग प्रे कीजिए और बेस्ट विशेस दीजिए कि जैसे मैं अभी तक मैंने ज़िंदगी के ये सारी मुश्किलें फ़ेस की है और आगे भी फ़ेस कर सकूं। और मैं आप लोगों को भी बेस्ट विशेस देती हूँ कि हर एक के साथ मुश्किलें आएंगी, हर एक प्रॉब्लम्स आएंगे। ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेस किसी के लिए नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि अरे हाँ वो इंसान कितना खुश है, वो इंसान कितना खुश है, लेकिन हर एक को प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज़ प्लीज़ अपनी चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए, मन से सोचिए, और निरंतर चलते जाइए, ठीक है। और खुश रहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम 40 के हो गए, 50 के हो गए, हम 60 के हो गए, मतलब बहुत बड़े हो गए उम्र में, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तो क्या हम एंजॉय नहीं करें। ऐसा नहीं होता है। सबको एंजॉय करने का हक है, सबको अच्छा दिखने का हक है। किसी का मजाक ना उड़ाइए, मजाक उड़ाइए, मजाक मस्ती कीजिए, लेकिन ऐसा ना उड़ाइए कि दूसरे को चोट पहुँचे। और कोई कोई लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि दिल पे ले लेते हैं, और फिर कोई गलत कदम ना उठा ले।
प्लीज़ थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है अभी तक, जो भी मैंने पहले भी दिए हैं और अभी और दूंगी, और मेरी रेसिपीज़ भी आने वाली हैं, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कोविड टेस्ट के रिज़ल्ट का जो 14वें दिन आएगा। प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो नेगेटिव आए मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, फिर हम ग्रीन जोन में जा सके और फिर एडिलेड पहुंच चुके। और फिर जैसे ही एडिलेड पहुंचेंगे हम हमारी रेसिपीज़ वगैरह सब डालेंगे उसके ऊपर, बहुत कुछ डालेंगे, एंटरटेनिंग बनाएंगे चैनल। और आप लोगों का भी साथ चाहिए, आप लोगों के भी कमेंट्स चाहिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, नमस्ते, थैंक यू।